BRINE, ब्राइन। शायद हिंदी में भी इसे ब्राइन ही कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन। तो ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं है, नमक और जल, नमक और पानी का एक घोल है। कैसा घोल? संतृप्त। कैसा? तुम ये ब्राइन शब्द तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हारा नमक और जल का जो घोल है वो संतृप्त हो चुका है, मतलब उसमें और नमक ना घुले। अगर मान लो और नमक उसमें घुल सकता है, मान लो तुमने 1 लीटर पानी में एक चम्मच या 2 चम्मच चीनी वो डाल दिया, नमक, ठीक है, तब से 2 चम्मच डाला ना 1 लीटर पानी में, तो घुल गया पूरा, विलेन तो अभी भी बन गया। क्या मैं उस विलेन को, उस मिश्रण को ब्राइन बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? अभी उसमें और नमक के घुलने की क्षमता है। जब क्षमता खत्म हो जाएगी, जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, जब तुम्हारा विलेन कैसा हो जाएगा? संतृप्त, तब तुम उस विलेन को एक अच्छा सा नाम दे सकते हो, ब्राइन। उससे पहले ब्राइन नहीं बोलते, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करना है क्या बनाने के लिए? NaOH। पहली बात तो ये सबके समझ में आ गया। और इस ब्राइन सॉल्यूशन से ऐसे नहीं बनने वाला है, तुम्हें इसमें क्या पास कराना है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा। और विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी चीज को जब तुम तोड़ते हो, कोई अभिक्रिया कराते हो, तो उसे कहते हो इलेक्ट्रोलिसिस या वैद्युत अपघटन। अभी 1-2 दिन पहले तो बताया था जल का। जल को तोड़ने के लिए उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, कैथोड और एनोड। बैटरी से जोड़ते हो, कुछ चीज कैथोड पे चली जाती है और कुछ एनोड पे। वहां पे हमने देखा था कि 2 चीजें प्राप्त हुई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमेशा दोगुनी प्राप्त हुई थी कैथोड पे, और ऑक्सीजन एनोड पे। तो ऐसे ही जब तुम किसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे? ब्राइन सॉल्यूशन का। मतलब तुमने एक ये लिया, इसमें तुमने क्या ले लिया? NaCl का विलयन। किसका? नमक का। नमक है और साथ में वाटर है, और तुमने इसमें क्या डाल दिया? 2 इलेक्ट्रोड। इन 2 इलेक्ट्रोड को फिर किससे जोड़ दिया? बैटरी से। इस पे चार्ज माइनस, इस पे प्लस। जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, वो विद्युत धारा पहले NaCl को तोड़ती है और साथ में वो H2O को तोड़ती है। भाई वो विद्युत धारा के सामने इसके अंदर नमक भी पड़ा हुआ है, वो उसको भी तोड़ेगा, और इसमें पानी भी है तो उसको भी तोड़ेगा। तो जब NaCl टूटेगा तो क्या बनता है? Na प्लस Cl माइनस, और जब इसको तोड़ता है तो H प्लस OH माइनस। इन दोनों पे चार्ज क्या है? प्लस, और इन दोनों पे माइनस। इसको हम पढ़ते हैं धनायन, और ये ऋणायन। धनायन जो है वो कहाँ जाना चाहेंगे? माइनस वाले की तरफ। देखो ये सब जो तुम्हें अलग से बना के दिखाया है मैंने, ये सब बने तो अंदर ही होंगे। इसमें Na प्लस बना होगा, Cl माइनस, H प्लस OH माइनस, और कितने बने होंगे? लाखों करोड़ों। क्योंकि NaCl भी बहुत सारे हैं, जल के अणु भी बहुत सारे हैं, तो Na भी लाखों करोड़ों बन रहे होंगे, Cl भी, H भी और OH भी। अब यहाँ से क्या शुरू होगा? प्लस वाला कहाँ पर जाना चाहता है? माइनस पे। माइनस वाले इलेक्ट्रोड को तुम क्या बोलते हो? कैथोड। क्या बोलते हो? और इसको एनोड। बढ़िया, ये हमें पता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्लस वाले आयन है, जो धनायन है, वो कहाँ जाना चाहेंगे? कैथोड पे। कहाँ जाना चाहेंगे? बढ़िया। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास 2 धनायन है। कितने धनायन है? और ऋणायन भी कितने हैं? तो जाएगा कौन? सिर्फ एक ही जा सकता है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड पे अगर 2 अलग अलग प्रकार के तुम्हारे पास धनायन हैं और 2 अलग अलग प्रकार के क्या हैं, तो दोनों में से कोई जाएगा, एक ही धनायन, और ऋणायन में से भी कोई एक ही जाएगा। अब ये कौन सा? तो ये थोड़ा सा डिटेल में तुम 12th में समझोगे। अभी के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम रट लो। कैसे रट लो? धनायन हमारे पास एक तो H प्लस है और Na प्लस। तो हम देखेंगे जाने की क्षमता किसकी अधिक है। अब जाने की क्षमता का मतलब है कौन तेजी से भाग सकता है। ये भी भागते हैं अंदर, ठीक है, इधर उधर भागते रहते हैं। भागेगा कौन जल्दी? एक, वैसे तुम सोच के देखो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ 10th के बेसिस पे। 12th जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा या कहीं पे भी तुम पढ़ोगे तो वहां पे कहानी थोड़ी बदल जाएगी। वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस से बात होगी। अभी मैं तुम्हें किस बेसिस पे बता रहा हूँ? साइज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? देखो, अगर हम 2 लोगों की बात करें, एक पतला लड़का है और एक काफी मोटा सा लड़का है, और दोनों को किसी जगह तक भाग कर जाना है, तो क्या लगता है कौन जल्दी भाग के जाएगा? जनरल हमें पता है। हो सकता है पतला वाला ज्यादा ना भाग पाए, लेकिन 99% तो यही होता है ना। यहाँ पर आ जाओ, H प्लस है, Na प्लस है, H प्लस है और Na प्लस है। किसकी क्षमता अधिक होगी चलने की?
H प्लस की। कैसे? H प्लस का साइज छोटा होता है। सबने पढ़ा है कि सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है, सोडियम का तो बड़ा है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, सोडियम का 11। तो साइज बड़ा किसका है? सोडियम का। छोटा किसका है? तो हाइड्रोजन का आयन का साइज भी तो छोटा होगा। मतलब मैं समझ गया कि यही जाएगा कहाँ पे? कैथोड पे। समझ में आया अभी तक कैसे? तो ये चला गया होगा कैथोड पे, और वहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेकर कौन सी गैस में परिवर्तित हो जाता है? हाइड्रोजन में। कौन नहीं गया? Na+। चलो इनको भी देख लेते हैं। क्लोरीन माइनस और OH माइनस, इसमें 2 परमाणु हैं, इसमें एक ही है, तो ये छोटा हो गया नहीं हो गया? तो यही तो जाएगा। कौन रह गया फिर से? तो ये कहाँ जाएगा? लेकिन ये एनोड पे जाएगा। कहाँ जाएगा ये? 2 माइनस वाले में से एक गया एनोड पे और एक प्लस वाला चला गया कैथोड पे। तो वहां पे कौन सी गैस मिल जाएगी एनोड पे? क्लोरीन। तो कैथोड पे कौन सी गैस मिली? हाइड्रोजन। और एनोड पे कौन सी गैस? कौन ऐसे 2 हैं जो कहीं नहीं जा पाए? Na+, OH माइनस। पड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, जुड़ जाएंगे खुद से। तो Na+ किससे जुड़ गया? बन गया तुम्हारे पास क्या? नोट कर लो जो नोट कर सकते हो। NaOH का या कास्टिक सोडा का जो उपयोग है वो तुम लोग कर लेना, वो किताब में लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। मेन रिएक्शन समझाना था वो मैंने समझा दिया। फिर भी एक दो यूजेस बताओ मुझे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ कहाँ यूज होता है? साबुन बनाने में। अभी हम बेकिंग सोडा बनाएंगे, उसमें भी तुम देखोगे इसका यूज है। और एक एक करके बोलो। हाँ बताओ। कागज बनाने में, ठीक है। जो पेपर इंडस्ट्री होता है, पेपर फैक्ट्री, वहां पे इसका यूज होता है। बॉक्साइट, हाँ तुम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में अयस्क, ठीक है, और खनिज ये सब पढ़े होंगे। तो जैसे तुम्हारा जो एल्युमिनियम है ना, उसका जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। कौन सा होता है? उसको साफ करने में, उसको शुद्ध करने में, उसको प्योरीफाई करने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? NaOH का। तो देखो 3 तो वैसे इस्तेमाल हो गए तुम्हारे सामने। बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, पेपर बनाने में, साबुन बनाने में। अभी मैं बता ही रहा हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट हम बनाएंगे धावन सोडा, या क्या कहते हैं धोने वाला, हाँ धावन सोडा, और बेकिंग सोडा, उन सब में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो यूजली देखो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम समझ लोगे, एग्जाम में लिख दोगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे वाले इंपॉर्टेंट यौगिक पे, जो यही है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसको हम एक और नाम क्या देते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हिंदी में भी तुम बेकिंग करके ही लिखोगे, बस हिंदी में लिख दोगे। अब पहला क्वेश्चन तो यह है कि इसको हम बनाते कैसे हैं? बनाने का मतलब प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब निर्माण या बनाना। कैसे बनाते हो? इसके लिए तुम्हें याद होना चाहिए कि हम क्या क्या यौगिक लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए तुम क्या क्या लेते हो? ब्राइन। क्या लेते हो? ब्राइन। NaCl और जल ही तो लिया था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तुम्हें याद रहेगा। इसको बनाने के लिए हम क्या क्या लेंगे? फिर से ब्राइन लोगे, NaCl, साथ में जल। लिख दिया ना, ताकि हमें पता हो ये पूरा का पूरा एक साथ ब्राइन ही तो है। क्या है ये? और इसमें क्या डालोगे बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या डालोगे? अमोनिया। टोटल ये 4 चीजें लेनी होती हैं क्या बनाने के लिए? सोडियम बाइकार्बोनेट। यही सबसे लंबी रिएक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिर से कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी, रटना भी नहीं है। 4 चीज़ें लेनी है। एक तो ब्राइन याद कर लो, और अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये आपस में अभिक्रिया करके एक तो बना लेते हैं बच्चे अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है? अमोनिया यहाँ का एक H ले लेता है और बन जाता है NH4, और एक ये Cl लेके NH4Cl। अब देखो बचा क्या क्या? क्या बचा है? Na। जब हमने अमोनियम क्लोराइड, देखो अमोनियम क्लोराइड कैसे बना? अमोनिया ने पहले यहाँ से क्या लिया? एक H, क्या बन गया? NH4, और यहाँ का क्या ले लिया? Cl। तो ये खत्म, यहाँ का एक H खत्म, और ये Cl। अब बचा क्या क्या वो देखो। Na बचा, लिखो Na। और क्या बचा? H बचा, O और CO2, तो CO3 बन जाएगा। यही है तुम्हारा बेकिंग सोडा। कुछ आई बात समझ में? 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड बनना है और साथ में क्या बनना है? बेकिंग सोडा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो तुम इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ो, या इस पूरे को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो तुम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों बातें सही हैं। ये सबके समझ में आ गया रिएक्शन। अब मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ये आता है बोर्ड एग्जाम में कि सोडियम बाइकार्बोनेट पे, सोडियम बाइकार्बोनेट पे मतलब तुमसे बेकिंग सोडा की ही वो बात कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बोले तो ताप, ताप का क्या प्रभाव होता है, तो देखते हैं ताप का क्या प्रभाव है। तो प्रभाव देखने के लिए भी तुम इसे लिखोगे ऐसे, पहले कितने बार लिखोगे, 2 बार। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को या बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, इसके 2 अणुओं को गर्म किया जाता है, तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। क्या मिल गया, क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कौन सी गैस, H2O। H2O गैस नहीं है, मॉलिक्यूल है लेकिन वेपर फॉर्म में। तो अब तुम देखो, तुमने क्या लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, तुम्हें प्राप्त क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम। और इस सोडियम कार्बोनेट में तुम क्या कर दो, जल के 10 अणु जोड़ दो, कितने, और ऐसा करते ही तुम्हें क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2O। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड ही तो हैं, अलग से नहीं पढ़ोगे। तुमने अगर बेकिंग सोडा की रिएक्शन लिखी तो फौरन उसे लिखते लिखते पहुंच जाओ धावन सोडा पे। बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा पे किसका हमने प्रभाव देखा, देखा हमने कि जब हम बेकिंग सोडा के 2 अणुओं को गर्म करते हैं तो धावन सोडा बन जाता है, और कौन सी गैस निकल जाती है, CO2 और H2O। उसके बाद में जब ये बन गया धावन सोडा, तो इसे हमें बनाना है वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा, तो हम इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, ये धावन सोडा नहीं होता है, इसे बनाना पड़ता है। अभी तो तुम इसे सिर्फ क्या पढ़ते हो, सोडियम कार्बोनेट। जब इसमें 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं तब बनता है ये वॉशिंग सोडा। अंतर समझ में आ रहा है। अगर 10 जल के अणु नहीं है ना तो वो धावन सोडा, तो सिर्फ वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये हमारी कुल रिएक्शन हो गई। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, देखो यही से कैसे, कि धावन सोडा और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया अम्ल से कराओ। किससे कराओ, अभी 2-3 दिन पहले मैंने ये सब कराया था। मान लो मैं तुम्हें देता हूँ कि NaSCO3 ये कौन सा सोडा है, बेकिंग, और ये है धावन सोडा Na2CO3। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, क्या बनेगा, मैंने लवण बताया था, CO2 H2O, तो Na यहाँ का ले लेगा Cl, NaCl, H2O, CO2, बस यही तो बनेगा। इसमें बस 2 बार लेना होता है इसको, 2NaCl, H2O और CO2। ठीक है, तो चलो इस रिएक्शन को अगर नोट करना हो तो कर सकते हो, वरना वैसे तुम लोगों ने पहले से तो कर ही रखा होगा। नोट करना है, इसमें कुछ नहीं करना है ना, आगे बढ़ जाए फिर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बच्चे वो है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। NCERT में इसको CaOCl2 दे लिख रखा है, और कई जगह इसे CaOCl2। तो ये थोड़ा आसान है इसके कंपैरिजन में। हम दोनों को देखते हैं कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला दोनों ही सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, और CaOCl का होल ट्वाइस ये भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। बनाओगे कैसे, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना। इसमें हम कौन सी गैस डालते हैं, CaOCl2 प्लस H2O, बन गया ब्लीचिंग पाउडर। अगर तुम्हें ये बनाना है, ये वाला कि सर हमें तो ये बनाना है, बुक में ये दे रखा है, तो इसको तुम कितनी बार लोगे, और फिर यहाँ पे क्लोरीन भी कितनी बार लोगे, और इसमें अब क्या बन जाएगा, देखो 2CaOCl का होल ट्वाइस, और क्या बाहर निकलेगा, वाटर कितनी बार निकलेगा, 2H2O। देखते हैं बैलेंस है यानी कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पे, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, सही। ठीक है, समझ में आ गया। एक एक बार लोगे तो ये बनेगा, दोनों को 2-2 बार लोगे तो तुम वो बना सकते हो, तो NCERT में दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका भी पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है। तुम लोगों ने पेपर देखे हैं ना अपने, इस पेपर को तुम देखोगे कि कुछ पेपर्स जो होते हैं वो थोड़े काले से होते हैं,
बेकार वाले, कुछ बहुत वाइट से होते हैं, जितना ज़्यादा हम उसे ब्लीच करते हैं वो उतना सफ़ेद होने लगता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? बैक्टीरिया को मारने में, जल को साफ करने में, और बताओ कहीं यूज़। ठीक है, तो ये सारे यूजेस तुम लोग कर लेना, लिख लिख के देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बताओ? ब्लीचिंग पाउडर के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी शॉर्ट में बोलते हैं। ये तो तुम लोगों को पता है कि जब हम घर बनवाते हैं तो पीओपी ऊपर हम करवाते ही हैं। ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन के लिए हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, प्लस मूर्तियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टैचू बनाने में। किसी का हाथ टूट गया तो उस जगह को ठीक करने के लिए, फ्रैक्चर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, CaO। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना। ये भी ब्लीचिंग पाउडर है और ये भी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। अब जरा ध्यान से समझते हैं, ये बनता किससे है? किससे बनता है? जिप्सम से। तो जिप्सम का फॉर्मूला भी कई बार पूछा है, वो क्या है? अब जरा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया और यहाँ पर क्या हो गया। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु लगे हैं तो जिप्सम है। कितने? 2। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु लगा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर भी कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा ही जल का अणु लगा है। अब तुम कहोगे सर आधा तो दिख नहीं रहा है हमें कहीं, यहाँ पर हमें कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। बट बच्चे ये भी तो देखो कि ये 2 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ में ये 1 जल का अणु है। ठीक है, ज़्यादा सही ये रहेगा कि हम इसे इस तरीके से अगर लिख दें, माना ऐसे ही जाता है कि 2, अगर तुमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्रंट में 2 लगा दिया तो ये 2 सिर्फ इसका मान लिया जाता है। और इन दोनों के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? सिर्फ 1। तो 2 कैल्शियम सल्फेट के लिए अगर 1 जल का अणु है तो 1 कैल्शियम सल्फेट के लिए कितना हुआ? आधा ही हुआ ना। मैं ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ, कई बार ऐसे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तब तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसा मान लो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तुमसे पूछ लिया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 2CaSO4 डॉट H2O, एक ऑप्शन दे दिया CaSO4 डॉट 3/2H2O, थर्ड CaSO4 और H2O। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन कुछ और होगा। यही ऑप्शन सही है हमारा। देखो, हाफ वाला तो होगा ही नहीं, हाफ वाला होगा तो फिर ये नहीं होगा। अगर ये वाला ऑप्शन कहीं पर होगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों सेम ही तो हैं। तो ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, या तो तुम्हें ऑप्शन में ये मिलेगा या 2 के साथ 1 जल का अणु। जब 2 जल के अणु होते हैं तो क्या होता है? वो तो जिप्सम होता है। 1 कैल्शियम सल्फेट के साथ में कितने जल के अणु हैं? तो ये क्या है? जिप्सम है। ठीक है, चलो अब देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो सबको पता है कि हम जिप्सम को गर्म करते हैं। जिप्सम को क्या करते हैं? कितने तापमान पे? 373। तो 373 से कम पे ही रखते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को हमने हीट किया कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन। तो इसमें से कितने जल के अणु निकल जाते हैं? 1.5। कितने निकल गए? तो बचा कितना? आधा। इसके साथ तो आधा ही बचा, और इसके साथ कितने निकल गए? 1.5। 1.5 को ऐसे लिखोगे या चाहो तो ऐसे लिख लो, 3/2। 3/, तो फिर से एग्जाम में वो 1.5 लिख के आ सकता है, 3/2, बात एक ही है। क्या बन गया तुम्हारा? ये POP। समझ में आ गया? अगर मैं इसको भी गर्म कर दूं, इसको भी क्या कर दूं? गर्म। कितने तापमान पे? 373 केल्विन से भी अधिक पे। तो क्या होगा? देखो, तुमने इसको 373 पे गर्म किया, 2 जल के अणु में से 1.5 जल के अणु निकल गए, आधा बच गया। ठीक है, लेकिन अब तुम फिर से इसको गर्म करने जा रहे हो, तो भी गर्म करोगे तो पानी ही तो बाहर निकलेगा। कितने जल के अणु लगे हुए हैं? आधे। वो आधे भी निकल जाएंगे। तो CaSO4 अलग हो गया, कैल्शियम सल्फेट, और आधा जल का अणु अलग हो गया। इसे बोलते हैं बच्चे डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड, पता नहीं हिंदी में क्या वर्ड होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना आगे ऐसा भी होता है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस को तुम 373 केल्विन से अधिक पे गर्म कर दोगे तो जो आधा जल का अणु उसके साथ लगा हुआ था वो भी, और उसके बाद जो बचेगा वो खाली कैल्शियम सल्फेट बचेगा। क्या बचेगा?
और इसे बोलते हैं डेड। डेड का मतलब मरा हुआ, बर्न का मतलब जला हुआ। कौन? प्लास्टर। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखो, CaSO4 ये आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम इसमें क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं, कितना? 3/2। क्या बन जाता है? जिप्सम। क्या बन जाता है? तो एक्चुअली में होता क्या है, जो तुम्हारे हाथ पे ना, जो तुम्हारे हाथ पे वो क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, उसमें वाटर डाला जाता है, और वो वाटर जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कंबाइन होता है तो वो हार्ड होने लगता है। क्या होने लगता है? इसी को हम कहते हैं सेटलिंग ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर का सेट हो जाना। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? तुमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या लगाया होगा? तो बनने क्या लगा होगा फिर से इस पे? जिप्सम। क्या बनने लगा होगा? तो ये रिएक्शन याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम जल के अणु को डाल देते हैं तो फिर से वापस हमें क्या प्राप्त होता है? जिप्सम। और इसी प्रक्रिया से जो तुम्हारे हाथ हैं, जो भी चीजें हैं, वो सेट रहते हैं वहां पे। ठीक है, इसके यूजेस कर लोगे, कहाँ इसके कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ और इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया? हमने NaOH देख लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे रिएक्शन हमने देख ली। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको तो रट लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं, लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? उदासीन। चलो अब जैसे मैं तुम लोगों से कहा था, जो कार्बन एंड कंपाउंड का चैप्टर है उसके फिर से कुछ रिएक्शंस में तो मैं बार बार करा रहा हूँ। देखो कार्बन एंड कंपाउंड इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका कम से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कितने का? और रिएक्शन पूरी करने के लिए तो फिर से मैं उसकी रिएक्शन थोड़ी समझा दूं। कार्बन और उसके यौगिक, जो जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मैं वो सारे समझा रहा हूँ। CH2 CH2, इसमें हाइड्रोजन डालते हैं, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये कौन सी अभिक्रिया है? हाइड्रोजनीकरण। याद है? हम क्या करते हैं? तेल से घी बनाने की अभिक्रिया। ये है नहीं है तुम्हारे में? ये रिएक्शन है? ये होगी कंफर्म है, हाइड्रोजनीकरण तो है ना? ये जो ये एल्कीन है, क्या है ये? एल्कीन में भी कौन सा? इथीन। तो ये जो होते हैं ये ऑयल होते हैं, ये तेल होते हैं, तेल या वसा होते हैं। इसमें हम कौन सी गैस डालते हैं? हाइड्रोजन। इनकी उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक होते हैं, इनके उपस्थिति में ही अभिक्रिया होगी। या तो निकिल ले लो, प्लैटिनम या पैलेडियम। अभिक्रिया क्या होगी? एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक, तो तुम देखो CH2 को एक H मिला, क्या बना? CH3, और एक इसको भी मिल गया CH3। डबल की जगह कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल। ये क्या बन गया? एथेन। यही तुम्हारा क्या होता है? डालडा घी। डालडा घी बनाने का ये तरीका होता है। एल्कीन में हम क्या डालते हैं? हाइड्रोजन। तो जैसे ही वो हाइड्रोजन जाके जुड़ता है, वो जो तेल वाला मतलब वो लिक्विड जैसा था वो जमने लगता है, और जमने के बाद में हम उसे क्या बोलते हैं? डालडा घी। अब मान लो, और इस पूरी रिएक्शन को हम अलग से भी एक नाम देते हैं, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें ये रिएक्शन दे दूं, ये प्रोपीन है। कौन है ये? ये तो पता है ना, एल्कीन है। 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, डबल बॉन्ड है तो ईन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रोपीन। इसमें फिर से मैं तुमसे कह रहा हूँ बच्चे कि हाइड्रोजन जोड़ो प्लेटिनम की उपस्थिति में। इनमें से कोई एक ही तो लेना होता है। मैं तीनों तो मैं लिख के समझा दिया था, अब एक ही ले रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? एक यहाँ पे और एक, तो देखो CH3 CH2, और ये कैसे? ये CH था ना, इसको एक H मिलेगा तो क्या बन गया ये? इसको भी एक मिलेगा CH3, इसको मिलेगा कुछ नहीं, ये सिंगल बॉन्ड से है। सिंगल बॉन्ड वाले को कुछ नहीं मिलता है, वो तो पहले से संतृप्त है ना। जो जुड़ने वाली अभिक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? असंतृप्त वाले कार्बन पे। ठीक है, तो इसको तुम क्या पढ़ोगे? प्रोपेन। क्या पढ़ोगे? तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तुमने ये पढ़ा होगा, CH4 की रिएक्शन हम क्लोरीन से करा देते हैं, सूर्य के प्रकाश में या फिर गर्म करके। जो पहले वाली रिएक्शन तुमने पढ़ी थी ना, वो संयोजन कहलाती है। उसमें कोई चीज आके किसी में जुड़ रही थी, इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? कैसे? CH4 की अभिक्रिया अगर मैं क्लोरीन से कराऊंगा तो क्लोरीन यहाँ पर आके इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले इसका एक H निकलेगा। कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 4। और मैं अगर इसमें क्लोरीन जोड़ना चाहता हूं तो पहले एक हाइड्रोजन तो कम से कम हो,
क्योंकि कार्बन के साथ देखो 4 बॉन्ड ही तो बनता है कार्बन, तो कोई और चीज आके जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी? तब जब पहले इसमें से कोई एक हटे, और हटने को हम कहते हैं विस्थापन। किससे हटा रहे हो? क्लोरीन से। तो तुम देखो यहाँ का एक H हटा और वहां पे कौन आके लग गया? Cl लग गया। यहाँ से कौन निकला है? H, और यहाँ से क्लोरीन HCl। अरे बात समझ में? तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन। ऐसे तुम्हें एग्जाम में इथेन का दे सकते हैं। किसका? कि बच्चे इसे पूरी करके दिखाओ, सूर्य का प्रकाश या गर्म कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसका एक H हटा के एक Cl लगा देना है। इसको छोड़ दो, किसी एक के साथ ही तो होगा ना। तो ये क्या बन गया? CH3। ये क्या हो गया? CH2। क्यों? इसका एक H निकल रहा है, और कौन लग गया इसके साथ? Cl। यहाँ का एक H निकला, यहाँ का एक Cl बचा हुआ है, तो बस ऐसे रिएक्शंस आएंगे। अब आगे रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन है बच्चे कंबशन। कौन सी रिएक्शन है? दहन। पढ़ा है ना ये? दहन अभिक्रिया। ठीक है, देखो दहन अभिक्रिया में क्या होगा? कंबशन का मतलब क्या होता है? मैं क्या बताया? दहन। दहन का मतलब किसी चीज को जलाना। अब हम कार्बन एंड कंपाउंड अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई कार्बनिक यौगिक होगा। कौन सा यौगिक होगा? दहन कराने के लिए तुम क्या लेते हो? ऑक्सीजन गैस डालते हो। किसी भी चीज को जलाने के लिए हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मीथेन का कंबशन कराओ, सबको पता है क्या बनेगा? इतना तो पढ़ चुके होगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब तुम दहन कराते हो तो रट लो, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, दो ही चीजें बनती हैं। तुम पेपर को भी जलाते हो, लकड़ी को जलाते हो, घर पे तुमने लकड़ी जलाया, आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, लकड़ी जब तुम जलाते हो तो दो चीजें बनती हैं। एक गैस निकलती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जल भी बनता है। अब जल तो हमें दिखाई देता नहीं है क्योंकि भाप बनती है, वो निकल जाती है। ठीक है, तीसरी चीज क्या बनती है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जल बन गया, ऊर्जा भी तो निकलती है। भाई हम क्यों जलाते हैं लकड़ी को? ताकि हाथ सेक सके, इसीलिए ना। तो उसे क्यों भूल रहे हो? तो अगर मैंने मीथेन में क्या डाला? ऑक्सीजन, तो एक तो बना क्या? CO2, एक बना H2O, और क्या बना? एनर्जी, ऊर्जा, या हीट कह सकते हो, या ऊष्मा कह सकते हो, जो तुम चाहो कह दो। बात समझ में आ गई? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चलो मीथेन का तुमने लिख दिया, तुमसे कहा जाता है कि तुम इथेन का दहन अभिक्रिया लिख के दिखाओ। किसका? इथेन का। तुमने ऐसे लिख दिया, या तुम इथेन को ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे अभिक्रिया करानी है? ऑक्सीजन से। कैसे पता? दहन बोला ना उन्होंने, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या बताया मैंने? क्या क्या बनेगा बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड बना लो पहले, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ऊर्जा, लिख दोगे। अब यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि भाई कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, कितने जल बनेंगे? बैलेंस तो नहीं है ना ये, संतुलित करोगे। ये भी आसान है। क्या? जितने कार्बन है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तुम्हारा जो भी हाइड्रोकार्बन तुम्हें दिया जाएगा उसमें कार्बन तो तुम गिन लोगे, कितने कार्बन है, तो ये कितना बनेगा? कितने हाइड्रोजन है? सबको पता है कि एक जल में 2 हाइड्रोजन आते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन मिलके एक जल बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन मिलके 2, 10 हाइड्रोजन मिलके 5, डबल, एक एक करते रहो। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है तो कितने जल बनेंगे? बस हो गए बैलेंस। ऊपर वाले को देखो, बैलेंस है। कार्बन कितने थे? एक ही तो बना है ये, जब कुछ नहीं है तो एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? क्या जल बैलेंस है? नहीं है। कर लो, अब क्या लगा दो, हो गया बैलेंस। तो दहन अभिक्रिया तुम आराम से कर सकते हो। मान लो गलती से दहन अभिक्रिया तुमने कह दिया एथेनॉल की करके दिखाओ। किससे? वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो उन्होंने कहा कि तुम एथेनॉल का दहन करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डालो इसमें? ऑक्सीजन। वही तरीका याद रखो कि सर ने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, ऊर्जा निकलेगी। लिख लो पहले, CO2 H2O प्लस एनर्जी। लिख लिया? अब आ जाओ उसी टॉपिक पे। कितने CO2 बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? क्योंकि कार्बन 2 हैं। कितने जल बनेंगे? 5 कुछ होता है, 5 क्यों बनेंगे? टोटल हाइड्रोजन गिनो ना, 6 हैं, तो 3 बनेंगे ना। कितने बनेंगे? ठीक है, तुमने 3 लगा दिया। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं। उधर ऑक्सीजन कितने इस्तेमाल हो गए? देखो 4। एक मिनट, मुझे लगता है इधर हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस ही नहीं किया। ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस है, उसे भी करो ना। कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहे हैं? 4 और 3 7। कितना ऑक्सीजन चाहिए इधर? 7।
जितने इधर ऑक्सीजन है, बैलेंस होने का मतलब यही है ना, इधर अगर 7 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितने हो, इधर ऑक्सीजन कितने, 2। अब 2 को 7 करना तो बहुत मुश्किल है। 2 को मैं 8 कर सकता था, 2 को मैं 10 भी कर सकता हूँ, मतलब 2 को तुम 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो। तुम सम संख्या को गुणा करके सम ही तो लाओगे। क्या विषम बना सकते हो? 2 को 5 कर सकते हो? नहीं कर सकते। 2.5 से गुणा करके कर सकते हो, लेकिन 2.5 वाई नहीं चलता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, मुझे इसको कितना करना है बताओ, 7। 7 क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 7। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, 7/2। कितना? 2 से 2 कटा हुआ मान लेते हैं, हो गई बैलेंस। समझ में आ गया? बटे करके 2 लगा दो। और डिटेल में मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम खराब होगा तुम लोग का। चलो इसे इसको करते हैं बैलेंस। इधर का तो बैलेंस हो गया था ना, अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इधर कितना ऑक्सीजन है? 4 और 3, इधर भी 7 करने, कर ले। ये मत कह देना सर 7/2 लिख दो, क्यों? एक यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ पे मुझे 3 लगाने से मेरा काम चल गया। 3 दूनी और 1 7। अगर यहाँ पे नहीं होता तब मैं 7/2 करता। आ रही सबके समझ में बात? तो दहन अभिक्रिया को तुम आराम से बैलेंस कर सकते हो। पहले किसको बैलेंस करोगे? राइट साइड वाले को। और वो आसान है, कैसे? कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? जितने कार्बन होंगे। कितने जल बनेंगे? जितने हाइड्रोजन है उसके आधे। जब तुम राइट साइड का पूरा कर लोगे तो तुम ऑक्सीजन पूरा गिन लोगे, और जितना ऑक्सीजन है उतना तुम्हें यहाँ पे करना है, वो तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? दहन। अब आते हैं कि क्वेश्चन आता है एथेनॉल का, कि एथेनॉल को बनाने की विधि बताओ। एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। एक और बात, OH का मतलब है अल्कोहलिक समूह। कौन सा समूह? ठीक है, और भी हम और बात करेंगे। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? इथीन में, किसमें? इथीन में जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? किसकी उपस्थिति में? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल। कॉन्सनट्रेटेड। तो इथीन में जब तुम जल मिलाओगे, देखो जल को तुम ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से समझो, H+OH-। काफी आसान हो जाएगी रिएक्शन तुम्हारे लिए। जल को जब भी तोड़ना हो, कैसे तोड़ लो? H+ और OH-। अब क्या करो, एक कार्बन को H दे दो और दूसरे वाले को OH। इसको मान लो मैंने H दे दिया, क्या दे दिया? तो ये क्या बन गया? डबल तो हटके सिंगल में बदल जाएगा। और इसको क्या दे दिया तुमने? OH। अब कहोगे सर आपने तो इसको S दे दिया, हम इसको S देना चाहते हैं। तो तुम अगर इसको S दोगे तो इसको क्या दोगे? OH। भाई किसी एक को जो भी दोगे वो करके देख लो। तुमने इसको H दिया तो ये क्या बन गया? CH3। डबल की जगह सिंगल, CH2। इसको क्या दे दिया तुमने? तभी तो यही बना। ये और ये कुछ अलग थोड़ी है। मुझे आदत है कि मैं हमेशा लेफ्ट वालों को क्या देता हूँ? S देता हूँ, तो राइट वालों को क्या देता हूँ? OH। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एथेनॉल बनाने के लिए हमने क्या किया? इथीन में क्या जोड़ा? जल। किसकी उपस्थिति में? क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एथेनॉल को गर्म करो। क्या करो? और बताओ क्या बनेगा? वो तुम्हें कई बार लिख के दे देते हैं इस तरह से। एथेनॉल दे दिया, किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? H2SO4। कितने तापमान पे? 443। कहते हैं बनाओ क्या बनेगा? गर्म कर रहे हो तो जल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? बनेगा क्या? वही बन जाएगा जिससे ये खुद बनाता है, इथीन। तो देखो दोनों रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी है, नहीं है? तुमने इथीन में ये जोड़ा, ये बन रहा था, बन रहा था। इसमें इसको तुमने गर्म कर दिया इसकी उपस्थिति में इतने तापमान पे, फिर से क्या बन गया? इथीन। क्या बाहर निकल गया? तो जल जोड़ के एल्कीन में तुम क्या बनाते हो? अल्कोहल। अल्कोहल में से जल निकाल के क्या बनाते हो? एल्कीन। समझ में आ गया? ये दोनों रिएक्शन एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। इथीन में क्या जोड़ना है? जल। क्या बनना है? एथेनॉल। एथेनॉल को और हम क्या बोलते हैं? एथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? क्योंकि देखो ये जो होता है ना CH3CH2OH, कितने कार्बन है? 2। तो इथेन, इथेन का ई हटा के और लगा दिया, एथेनॉल बन गया। इसको हम सामान्य तरह से इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या हिंदी में एथिल लिखोगे और OH को अल्कोहल, तो इसका एक और नाम होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एक नाम, एक नाम एथेनॉल। अंतर क्या है? ये तुम्हारा IUPAC नाम है। कौन सा नाम है? तो ये नाम कौन सा है फिर ऊपर वाला? सामान्य। कौन सा है? जैसे तुम लोग के भी कईयों के नाम होते हैं ना, मेरा घर का नाम मान लो कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, तो स्कूल वाला नाम क्या मान लो? IUPAC। घर वाला नाम
समान है, ठीक है। तो ऐसे ही इन यौगिकों के भी होते हैं, सबके नहीं होते लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के होते हैं और तुम्हें याद रखना है। जैसे ये है CH3COH, कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे क्या बोलते हो? तो ओइक एसिड। अब कितने कार्बन है? 2। तो तुम इसको पढ़ते हो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या इंग्लिश में एथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नाम है। इसका सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, क्या कहते हैं इसे। तो ये सब चलता रहता है। हाँ चलो अब आगे देखते हैं। अल्कोहल हमने बना लिया, मतलब एथेनॉल बना लिया। और एथेनॉल की एक रिएक्शन भी तुम्हें समझा दी मैंने। क्या? जब हम इसको गर्म करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में, कितने तापमान पे? तो इथीन बन रहा है। क्या बनेगा? इथीन। और क्या बाहर निकलेगा? जल। इसे कर लेना। और क्या आता है? इसका तुम ऑक्सीकरण कर दो। क्या कर दो? उसके लिए हम इसमें KMnO4 डाल देते हैं, KMnO4 KOH, और हीट कर देते हैं। ये इसको ऑक्सीकृत करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देता है। इसमें देखो दो ही तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट यौगिक हैं, एक एथेनॉल और एक एथेनोइक एसिड। ये खुद किससे बन रहा है? एथेनॉल से। कैसे बन रहा है? एथेनॉल में KMnO4 और KOH डाल के। इसका फॉर्मूला क्या था? CH3CH2OH। जब तुम ये डालते हो ना, ये ऑक्सीकरण कराता है इसका, और इस पूरे को किसमें परिवर्तित कर देता है? COH। क्या नाम है इसका? एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। फिर इसकी रिएक्शंस आती हैं, कितनी? 5 या 6। वो सारी करा दी थी मैंने उस दिन। सबसे पहले NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ? इसकी अभिक्रिया Na से नहीं होती है, ध्यान रखना। किससे होती है? NaOH से कराओगे, यहां से क्या निकलेगा? H। तो क्या बनेगा? CH3। नहीं, इसकी तो सबसे हो जाएगी। इसकी एथेनॉल की अभिक्रिया किससे नहीं होती है? Na से जल्दी। इसकी अभिक्रिया किससे होती है? NaOH से। इसकी मैं पहले करा दूं तो यहां से क्या निकलेगा? H। क्या बन जाएगा? CH3CH2O Na। देखो किससे अभिक्रिया कराया तुमने? NaOH से। कौन निकला? H। इस O के साथ कौन आके जुड़ गया? Na। तो बाहर कौन निकला? ये किससे अभिक्रिया नहीं करता है? Na से। अगर मैं खाली Na डाल दूं ना एथेनॉल में, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। अगर मतलब देखो होने के लिए हो जाएगी, उस केस में कौन सी गैस निकलेगी? अगर मैं इसमें खाली Na डाल दूं तो H2O की जगह पर वहां पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। लेकिन रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो इसकी जनरली हम रिएक्शन किससे कराते हैं? NaOH के साथ में। कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन तुम सबसे करा सकते हो, NaOH के साथ भी, Na के साथ भी, Na2CO3, NaHCO3, और किससे? चलो बताना स्टार्ट करो। इसमें NaOH डालोगे, क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट और जल। यहां से H निकलेगा, CH3CONA प्लस H2O। खत्म हो गई रिएक्शन। अब क्या डाला तुमने? Na। H निकलेगा, CH3COONA, और H निकलता नहीं है तो H2, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। फिर क्या डाला तुमने? Na2CO3, फिर से यही निकलेगा, 2 CH3CONA। कौन सी गैस निकलती है बच्चे? CO2। और क्या निकलता है? H2O। और क्या निकलेगा? क्या डाल रहे हो? बाइकार्बोनेट। फिर से H निकलेगा, CH3CONA, बढ़िया, H2O, CO2। ये कौन सी अभिक्रिया है? एस्टरीकरण। H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, CH3COO के साथ CH3COO के साथ C2H5 लग जाता है, और क्या निकलता है? जल। और इसी को हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? एस्टर। अब मुझे पता है मैंने काफ़ी तेजी से रिएक्शन लिखा है। अब मैं अगर बिल्कुल आराम से लिखवाऊंगा तो ये रिवीजन किस काम का हुआ? ठीक है, रिवीजन का मतलब है तुम अपनी खुद की स्पीड भी तो बढ़ानी होगी। 10 दिन बाद बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो अब मैं फिर से तुम्हें यही लिख के दिखाऊं, एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल, यहाँ से जल निकल रहा है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तुम्हारे दिमाग में फौरन क्लिक करना चाहिए, एसिटिक एसिड में क्या डाला? Na। सोडियम एसिटेट बना, कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन। एसिटिक एसिड में NaOH डाला, सोडियम एसिटेट बना, जल निकल गया। एसिटिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डाला, फिर से वही बनेगा, CO2 और H2O निकलेगा। तो ये तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। एथेनॉल डालोगे, क्या बनेगा? एस्टर। मैंने बताया था तुम्हें, एस्टर में अगर मैं NaOH डाल दूं तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ कोई। एस्टर है ये, अभी बना था ना। इथाइल एसीटेट पढ़ते हैं इसे, क्या पढ़ते हैं? इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट, ये एस्टर है। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ डालने को? NaOH। बोलो जल्दी, क्या बनेगा?
मैंने कहा था यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे Na CH3 COONA C2H5OH, इसको कुछ बताया था, इसे क्या कहते हैं? साबुन। तभी तो इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसे हम कहते हैं सोप या साबुन, और इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। समझ में आ रहा है सबके? एस्टर बनाना और एस्टर से साबुन बनाना, ये दोनों अभिक्रियाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। जितनी बार एग्जाम में तुम जाके से लिख सकते हो, एग्जाम में कह रहा हूँ सॉरी घर पे, उतनी बार प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में ना तुम्हारा सिर्फ हाथ चले। क्या चले और क्या ना चले? दिमाग नहीं लगाना है वहां पे। कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं? बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या चलाना होगा? तुम दिमाग चलाओगे, दैट मीन्स तुम्हारी प्रैक्टिस कम है। दिमाग कौन लगाता है? जिसकी प्रैक्टिस कम हुई होती है, वो सोचता है कि ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। अगर मान लो तुमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है कि सोडियम, मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, तो तुम वहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे? सर ने बताया था NaCl लेंगे, शायद जल भी ले सकते हैं, शायद CO2 भी, ऐसा स्टार्ट होगा तो फिर तुम्हारे गलत होने के चांस हैं। बट एक दूसरा बच्चा जिसने इतनी बार प्रैक्टिस की है, उसकी उसे रटा हुआ है, NaCl लेंगे, H2O लेंगे, CO2 लेंगे और अमोनिया लेंगे। उसने फौरन बनाया अमोनियम क्लोराइड प्लस NaSCO3। क्वेश्चन आ रहा है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे रटा हुआ है कि NaSCO3 के 2 अणु लेंगे, उसे गर्म कर देंगे और Na2CO3 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा और H2O। उसके मार्क्स आएंगे ना पूरे। या उस बच्चे के आ रहे हैं जो सोच सोच के लिख रहा है। तो मैं तभी कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने का मतलब क्या है? तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा अच्छे नंबर लाने तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें रट जाए चीज़ें। जो नहीं आता उसके लिए हम है ना बताने के लिए, दिमाग लगाने के लिए। अभी टाइम तुम लगाओ दिमाग, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछो या किसी भी कंसर्न टीचर से पढ़ो, पूछो, लेकिन घर पे जाके तुम इसकी क्या करो? प्रैक्टिस। जब तुम कल आओगे, कल नहीं, अब तो मंडे या ट्यूसडे में ही मिलोगे, तब मैं किसी भी बच्चे को बुला के यहाँ पे कोई भी रिएक्शन करा सकता हूँ। साबुनीकरण की, एस्टर बनाने की, एसिटिक एसिड में सोडियम डालोगे तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डालोगे, दहन अभिक्रिया। अगर नहीं आता है तो मुझसे अभी पूछ सकते हो।